लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को एक कंपाउंड बताया था बोराजीन, जिसको मैंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला था। ठीक है, तो अपन दो तीन डिफरेंस देख रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन बोराजीन एंड बेंजीन, यानी बेंजीन और बोराजीन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें बोराजीन की, ठीक है, तो बोराजीन का स्ट्रक्चर कैसा था। बेसिकली हम सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा था, बी एन बी एन बी एन, ठीक है, और सब पे क्या लगा हुआ था, हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर था बोराजीन का। और बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अपन यहाँ पे कार्बन लिखना स्टार्ट कर दें। तो ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का। अब देखिए दोनों में डिफरेंस सबसे पहला क्या है कि बॉन्डिंग देखते हैं। तो देखो जो ये डबल बॉन्ड है, ये एक्चुअल में सी डबल बॉन्ड सी, यानी सी और सी के बीच में एक सिग्मा एक पाई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे जो बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये एक्चुअल में डेटिव बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसे, अगर मैं इस बॉन्ड को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दूँ तो इस कंडीशन में जब यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। ठीक है, अब नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, तो मैं यहाँ पे अगर चेक करूँ इस नाइट्रोजन पे, तो क्या इस नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन है, दो यहाँ है, दो यहाँ, दो यहाँ और दो लोन पेयर। तो इस नाइट्रोजन पे 8 इलेक्ट्रॉन है, मींस इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। बट मैं बात करूँ इस बोरॉन की, तो इस बोरॉन में जब डबल बॉन्ड हट गया तो इसके पास तो सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व हो रहा है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देता है, यानी अपने ही दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर देता है। तो हर बी और एन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट, यानी जो बॉन्ड आपका बना हुआ था, ये कैसा बॉन्ड, अगर आप देखो बी और एन के बीच में, तो ये है कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, तो ये आपके तीनों बॉन्ड कैसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड्स। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, वो सी डबल बॉन्ड सी है, एक्चुअल में डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो पहला डिफरेंस तो ये है। ठीक है, बात करें दूसरे डिफरेंस की, तो दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस क्या है कि अगर हाइड्रोजीन की बात करूं तो इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल। ठीक है, और अगर बात करूं बेंजीन की, तो हाइड्रोलिसिस can't be done easily, यानी इजीली आप इसका हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाओगे या फिर कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, बात करूं थर्ड, तो देखिए बेंजीन जो होता है वो जनरली एडिशन रिएक्शन नहीं देता। बेंजीन आपकी जो मोस्टली रिएक्शन देता है वो सब्स्टिट्यूशन होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं बोराजीन की, तो इसमें एडिशन रिएक्शन भी पॉसिबल, यानी बोराजीन एडिशन रिएक्शन दिखाता है, बट बेंजीन आपका सब्स्टिट्यूशन ही दिखाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बेंजीन में ये डिफरेंस है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कई बार हो जाता है कंपेयर करने के लिए आपसे पूछ लेगा, तो आप इन चीजों को ध्यान में रखिए। बता दूं,
तो अपन आगे स्टार्ट करते हैं। that B2H6 gives, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो भी नंबर हो आप देख लेना। B2H6 gives एडिशन कंपाउंड और एडिशन। B2H6 आपका एडिशन रिएक्शन देता है। कैसे? अगर मैं B2H6 की रिएक्शन 2 मोल CO के साथ करा दूं तो ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा लाइक डॉट टू CO। ठीक है। अगेन अगर मैं B2H6 की रिएक्शन 2N Me3 NMe3 की है, देखो NH3 में 3 हाइड्रोजन को अपन ने रिप्लेस कर दिया Me3 मिथाइल से, तो यहाँ पे भी ये एडिशन रिएक्शन देता है। ठीक है, तो B2H6 गिव एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आप B2H6 की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से कराओ तो ये फॉर्म करता है KbO3 प्लस H2 प्लस हाइड्रोजन। सो KbO2 पोटेशियम मेटाबोलेट, इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम मेटाबोलेट KbO2। नोट कीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है B2H6 form halo diboranes with acid halide। एसिड हैलाइड के साथ B2H6 क्या फॉर्म करते हैं? हेलो डाइबोरेन्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं B2H6 की रिएक्शन HI के साथ करूं, एसिड हैलाइड है तो ये फॉर्म करेगा B2H5I प्लस H2 गैस, यानी H2 गैस भी इवॉल्व करता है। इसकी कंडीशन रहेगी 323 केल्विन, यानी टेंपरेचर आप कितना लोगे? 323 केल्विन। ठीक है, B2H6 की रिएक्शन अगर मैं HBr से करूं, इसकी प्रेजेंस में AlBr3 की प्रेजेंस, तो अगेन क्या फॉर्म होगा? हेलो डाइबोरेन B2H5Br प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। सेम अगर मैं B2H6 की रिएक्शन HCl से कराऊं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो हमारा कंपाउंड मिलेगा प्लस, इसका नाम होगा आइडो डाइबोरेन्स, बीच वाला ब्रोमो डाइबोरेन्स और सबसे नीचे क्लोरो डाइबोरेन्स। तो ये इनके नाम है। एक्चुअल में क्या हुआ है, देखो B2H6 से आप इनकी रिएक्शन एसिड हैलाइड के साथ करवा रहे हो तो B2H6 का एक हाइड्रोजन एसिड हैलाइड के एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देता है और बचा हुआ क्या है? बचा क्या आपका हैलाइड, तो हैलाइड आके कनेक्ट हो रहा है। अब अगर मैं बात करूं इन हैलाइड्स के ऑर्डर की, तो इनका ऑर्डर होता है HI HBr HC, यानी ऑर्डर ऑफ एसिड हैलाइड ये हो, उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। नेक्स्ट देखते हैं, एसिड हैलाइड के साथ तुमने रिएक्शन करे, सेम प्रोडक्ट मिला,
तुम अगर हेलोजन के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तब भी तुम्हें सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा, बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, रिएक्शन विद, नेक्स्ट है हेलोजन। ठीक है, अब डिफरेंट कंडीशंस पे ये रिएक्शन करता है और डिफरेंट प्रोडक्ट भी देता है। जैसे मैं बात करूं V2H6, इसकी रिएक्शन में Cl2 के साथ, ठीक है, तो देखो Cl2 के साथ रिएक्शन कराने में तुम्हारा क्या होगा, बात तो सेम ही रहेगी भाई, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से एक Cl निकल जाएगा और मिलके क्या बना देंगे HCl, और एक Cl जाके हाइड्रोजन की जगह कनेक्ट हो जाएगा तो V2H5Cl, यानी क्लोरो डाइक्लोराइड। ठीक है, यही फॉर्म हुआ, सेम प्रोडक्ट फॉर्म होगा अगर आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओ। और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो एक्सप्लोसिव होता है 298 केल्विन। अब अगर मैं B2H6 इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ Br2 के साथ 373 केल्विन, जो कि कैसा है रैपिड, उसमें क्या फॉर्म होगा B2H5Br प्लस HBr। तो अब देखो तुम्हारे एसिड हैलाइड प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल रहा है और वहां पे तुम रिएक्शन ही एसिड हैलाइड के साथ करवा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम के साथ अगर B2H6 की रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, रिएक्शन विद सोडियम। B2H6 की रिएक्शन अगर हम सोडियम के साथ करें तो ये फॉर्म करता है सोडियम, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सोडियम टेट्रा हाइड्रोबोरेट। ठीक है, सोडियम टेट्रा हाइड्रोबोरेट। फिर दूसरा नाम इसका क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, और अगर आप B2H6 की रिएक्शन NaH के साथ कराओगे तब भी आपका सेमी प्रोडक्ट फॉर्म, बस कंडीशन क्या है NaH के साथ सिर्फ आपका एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे आपका एक और प्रोडक्ट फॉर्म होता है Na3H8। ये जो इसमें B3H8 आयन है इसको बोलते हैं पॉलीबोरेट एनायन। ठीक है, यानी पॉलीबोरेट आयन होता है ये, या फिर पॉलीबोरॉन आयन होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सोडियम पॉलीबोरॉन। तो NaH के साथ सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलता है और अगर सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपके दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, सोडियम टेट्रा हाइड्रोबोरेट या फिर आपका B3H8 माइनस आयन क्या होता है पॉलीबोरॉन आयन। अब एक चीज याद रखना, रिएक्शन विद हैलोजन में अगर तुमने B2H6 की रिएक्शन Cl2 के साथ तुम करा रहे हो, तुम्हें अभी यहाँ से क्या मिला था B2H5Cl प्लस HCl, बट अगर तुम Cl2 एक्सेस में ले लो तो यहाँ से फॉर्म होता है BCl। इस चीज को ध्यान रखना, अगर Cl2 एक्सेस में है तो BCl3 का फॉर्मेशन होगा और उसके साथ HCl एज इट इज निकलेगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें।
नोट कीजिए इसे। अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायबोलिन। डायबोलिन का स्ट्रक्चर कैसे है। तो डायबोलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बी एच एच, बी एच और हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं B2H6 का। अब देखिए इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो इस टाइप की होती है, यानी ये जो आपके बॉन्ड दिख रहे हैं, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है, इनको हम बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन। और ये जो हमारे बॉन्ड है, ये जो हाइड्रोजन है, इसे हम बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन या फिर ब्रिजिंग हाइड्रोजन। ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज का सब्स्टिट्यूशन करना है, किसी भी चीज को यहाँ से रिप्लेस करना है, अगर हाइड्रोजन का हटाओ कोई दूसरी चीज ऐड करनी है, तो आप ऑलवेज करोगे टर्मिनल कार्बन पे, टर्मिनल हाइड्रोजन पे। ब्रिज हाइड्रोजन पे कभी भी आप किसी भी एलिमेंट का एडिशन नहीं करोगे। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बताया था कि अपने पास एक कंपाउंड था B2H5Cl, अगर मुझे Cl को ऐड करना है तो मैं यहाँ पे करूँगा, इन हाइड्रोजन पे नहीं करूँगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना कि जब भी कोई एडिशन होगा वो टर्मिनल हाइड्रोजन पे होगा, ना कि ब्रिज हाइड्रोजन पे। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इमेजिन करो, ये स्ट्रक्चर कैसे है। सपोज ये तुम्हारा प्लेन है, ठीक है। अब इस प्लेन पे दो, ये कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एक प्लेन पे है, दूसरा ये है। थोड़ा सा ऐसे देखो, सपोज करो ये तुम्हारे दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये ऐसे। तो ये जो तुम्हारे ये जो ब्रिज वाले बॉन्ड है ना, ये कैसे वर्टिकल जाते हैं, यानी प्लेन के बाहर से ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों बॉन्ड के वर्टिकल मान के चलो, ये वर्टिकल, ये दोनों ब्रिज बॉन्ड यहाँ पे बने हुए। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है, पूछा भी गया है। इसमें देखो दो टाइप के एंगल बनते हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। मैं बोल देता हूँ ये θ1 और ये है θ। तो इसमें क्वेश्चन होता है कि कौन सा एंगल ज्यादा बड़ा होगा। तो हमारा आंसर है θ1 इज ग्रेटर देन θ। रीजन क्या है, रीजन ये है कि अगर तुम टर्मिनल हाइड्रोजन पे देखोगे तो टर्मिनल हाइड्रोजन पे दो इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना हुआ है, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ देखोगे तो ये जो ब्रिज हाइड्रोजन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यहाँ रिपल्शन भी ज्यादा होगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है तो यहाँ रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। अब रिपल्शन ज्यादा होगा तो एंगल बड़ा होगा, या रिपल्शन कम होगा तो एंगल बड़ा होगा, ये तो आप सोच ही सकते हो। That's why θ1 is greater than θ2. और अगर आपको इसकी पर्टिकुलर एक वैल्यू चाहिए तो देखो, ये होता है करीब 120 डिग्री का और ये होता है करीब 97 डिग्री। ठीक है, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा भी गया था। इसमें एक क्वेश्चन था कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले कितने बॉन्ड है, और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले कितने बॉन्ड। इसका मतलब मैं समझाता क्या होता है। जैसे मैं यहां से BH2 को ले लूं, ठीक है, मैं एक बार इसको ले रहा और एक बार मैं कौन सा ले रहा, B ब्रिज वाला हाइड्रोजन। ये अब अगर देखो तो ये जो BH बॉन्ड है, इसमें अगर देखो तो सेंटर कितने हैं, एक B है और एक H, दो सेंटर, यानी कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट, दो सेंटर है। और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन कितना शेयर हुआ है, तो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले कितने बॉन्ड है, तो 1 2 3 और 4, टोटल बॉन्ड कितने हैं, B2H6 4। और अगर मैं इसकी बात करूं, देखो 1 सेंटर 2 सेंटर 3 सेंटर, बट यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो एक एक इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, क्योंकि ये तो ब्रिज हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, 1 2।
हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp3 आने वाला है, 4 बॉन्ड तो बना ही रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। और बट इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 2 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा है, ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब ये लेविस एसिड होता है। तो देखो जो चीजें मैंने जैसे बताई उनको वैसे ही आप लिख लेना, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन, θ1 θ2, और ये बॉन्डिंग कितने हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लेना कहीं साइड में। और आपका एडिशन कहाँ होता है, किस हाइड्रोजन पे होता है, इस चीज को भी ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा एल्यूमिनियम, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो एल्यूमिनियम अगर तुम्हें फॉर्म करना है, तो एल्यूमिनियम फॉर्म करने का जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि हम बॉक्साइट और से एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो अपन एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन किससे करते हैं, बॉक्साइट से। और ये क्या होता है, Al2O3.2। अब देखो तुम प्रोसेस क्या करोगे, Al2O3.2H2, इसका तुम करोगे लीचिंग। लीचिंग कौन सी प्रोसेस होती है, लीचिंग का मतलब होता है इम्प्योरिटीज को रिमूव करना। लीचिंग क्या होता है, लीचिंग इज लाइक अगर किसी कंपाउंड में कोई इम्प्योरिटीज है तो आप उसे रिमूव कर रहे हो, यही प्रोसेस आपकी लीचिंग होती है। लीचिंग करने पे ये हमें देता है Al2O3, जिसे बोलते हैं एल्यूमिनियम। अब इस एल्यूमिना का तुम हाइड्रोलिसिस करवा दो तो ये किस में ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा Al+3 प्लस O-2, और Al+3 कैथोड पे जाके, कैथोड मतलब निगेटिव प्लेट, उस पे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Al, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है एल्यूमिनियम के फॉर्मेशन में। और ये होता हाइड्रोलिसिस करते किसकी प्रेजेंस में, तो क्रायोलाइट Na3Al प्लस CaF2 का मिक्सचर होता है, ठीक है। उसकी प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाओ। सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोसेस होता है कि आप ऑक्साइड और से एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन करते हो, ठीक। हाइड्रोलिसिस इसी प्रेजेंस में होता है, क्रायोलाइट व्हिच इज Na3Al और उसके साथ हम क्या लेते हैं, CaF2। अगर तुम एल्यूमिनियम को ड्राई एयर के साथ रिएक्ट कराओ तो इस पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। बट अगर तुम एल्यूमिनियम को मॉइस्ट एयर के साथ अगर रिएक्ट करवाओ तो ये फॉर्म करता है Al2O3, ठीक है, फॉर्म करता है Al2O3। और Al2O3 जो फॉर्म करता है ये होती है एक टाइप की प्रोटेक्टिव लेयर। जैसे सपोज तुम्हारे पास एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम है, तो अगर मॉइस्ट एयर होगी तो मॉइस्ट एयर के साथ ये क्या करेगा, मॉइस्ट एयर के साथ ये क्या करेगा, इसके चारों तरफ एक लेयर फॉर्म कर देगा इसकी Al2O3, और जो क्या होगी, एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी। प्रोटेक्टिव लेयर कैसे, अगेन अगर इस पे कोई रिएक्ट करना चाहेगा तो ये लेयर उस पर रिएक्ट नहीं करने देगी। आप लोगों ने देखा होगा एल्यूमिनियम के बर्तन बहुत ज्यादा शाइन करते हैं, उनके शाइन करने का रीजन यही होता है कि ये जो प्रोटेक्टिव लेयर उस पर फॉर्म हो जाती है, ये वापस इसको रिएक्ट करने ही नहीं देती, एल्यूमिनियम को रिएक्ट करने ही नहीं देती। दैट्स व्हाई वो हमेशा शाइन करता रहता है, कभी भी उस पर किसी भी टाइप की कोरोजन या ऐसी कोई प्रोसेस नहीं, ठीक है। तो ये याद रखना कि एल्यूमिनियम किस टाइप की एयर के साथ रिएक्ट करता है।
ये अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग एल्यूमिनियम, तो आप इसको नंबर देते चलना। नेक्स्ट है, अगर आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हो तो सिंपल सी बात है, ये क्या फॉर्म करेगा, Al2O3, ठीक, ये ऑक्सीजन के साथ। बट अगर आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन एयर के साथ कराते हो तो एयर के साथ ये फॉर्म करता है Al2O3 और उसके साथ साथ फॉर्म करता है अपना नाइट्राइट Aln। अभी जो Aln होता है आप सब जानते हो कि इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते तो बेस फॉर्म करता है, OH फॉर्म कर देता है, तो क्या फॉर्म करेगा AlOH का होल प्राइस और उसके साथ फॉर्म होगी अमोनिया गैस। तो ये चीज याद रखना, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे Al2O3 मिलेगा। अगर एयर, तो एयर में तो क्या होता है, एयर में ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जिसमें हमने देखा है कि कुछ कंपाउंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और अपना नाइट्राइट फॉर्म करते हैं, तो एल्यूमिनियम भी वही करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिएक्शन विद हैलोजन। अगर मैं इसकी रिएक्शन H2 से कराऊं, लाइक एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर मैं Cl2 के साथ कराऊं तो ये फॉर्म करता है सॉल्ट AlCl3। अब आप सब जानते हो कि जो एल्यूमिनियम होता है वो नेचर में होता है एम्फोटेरिक, और एम्फोटेरिक तो यार अब तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एम्फोटेरिक मेटल या एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। एम्फोटेरिक आर दोज व्हिच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। तो अगर मैं Al की रिएक्शन NaOH के साथ कराऊं, एसिड बेस इन सॉल्ट, मेटल रिएक्ट विद एसिड सॉरी बेस, तो क्या फॉर्म करता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनियम या फिर सोडियम एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा, ठीक है। तो एम्फोटेरिक में आपने बेस के साथ रिएक्शन देखी, बट अगर मैं इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करूं तो ये फॉर्म करता है सॉल्ट AlCl3 और उसके साथ क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। तो मेटल रिएक्ट विद एसिड, इट गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर मैं इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करूं, H2SO4 के साथ ये देगा सॉल्ट Al2SO4 का होल थ्राइस और उसके साथ लिबरेट करेगा हाइड्रोजन गैस। अगर मैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कराऊं तो देखो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ जनरली सारे मेटल डिसॉल्व हो जाते हैं। आप कोई भी मेटल लोगे जनरली सारे मेटल डिसॉल्व हो जाएंगे, बट आपका यहाँ पे एक्सेप्शन है कि एल्यूमिनियम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता। इसका रीजन क्या होता है, तो इसका रीजन होता है वो प्रोटेक्टिव लेयर, जो मैंने अभी Al2O3 की प्रोटेक्टिव लेयर के बारे में बताया था, उसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं दे पाता कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। नोट कीजिए इसको। तो एल्यूमिनियम आपका एम्फोटेरिक होने की वजह से बेस के साथ भी रिएक्ट करता है और एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है Al2O3 की प्रोटेक्टिव लेयर जो एल्यूमिनियम के चारों तरफ फॉर्म हो जाती है। बात करें इसकी कि अपन एल्यूमिनियम को मेटलर्जी में कैसे यूज करते हैं। मेटलर्जी मींस एक्सट्रैक्शन ऑफ अदर मेटल्स, यानी किसी भी मेटल को उसके कंपाउंड से अलग करके प्योर फॉर्म में पाना आपका मेटलर्जी होता है। तो मेटलर्जी में आप एल्यूमिनियम का कैसे यूज करते हो, तो देखो अगर आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन उससे कम रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड के साथ कराओ, तो एल्यूमिनियम से मैग्नीज क्या कम रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, यानी एल्यूमिनियम इसको डिस्प्लेस कर देगा और अपना ऑक्साइड फॉर्म कर देगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि हमने एल्यूमिनियम का यूज करके क्या किया, Mn का एक्सट्रैक्शन किया, यानी Mn को उसके कंपाउंड से
प्योर फॉर्म में हमने एक्सट्रैक्ट किया। अगर Al की रिएक्शन में Fe2O3 के साथ कराऊं तो अगेन ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, यहां से प्योर Fe आपको दे देगा और खुद का ऑक्साइड फॉर्म कर देगा। सेम अगर आप Cr2O3 के साथ रिएक्शन करा दो तो यहाँ से Cr प्लस ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एक्सट्रैक्शन में हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, यानी एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव मेटल्स का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल, और इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। यानी ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी? ये प्रोसेस कहलाती है एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिए और इन सारी प्रोसेस को नोट डाउन कीजिए। इसको नोट डाउन कीजिए। तो ये सारी की सारी रिएक्शन आपकी क्या है? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। When a reactive metal displaces a less reactive metal from its compound, then the reaction is known as displacement reaction. अगर ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से अलग करके खुद का कंपाउंड फॉर्म कर ले तो इस टाइप की रिएक्शन आपकी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो यानी एल्यूमिनियम तीनों कंडीशन में ज्यादा रिएक्टिव है और ये तीनों एल्यूमिनियम से क्या है? कम रिएक्टिव है। तो एल्यूमिनियम इन तीनों का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है और खुद का ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। तो ये थे एल्यूमिनियम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम। Some important compounds of एल्यूमिनियम। तो पहला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O। अब देखो Al2O3 अगर हमें चाहिए तो हमारे लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज बॉक्साइट ओर। तो पहला तो हम इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं बॉक्साइट ओर से, जो कि हमने ऊपर ही देखा था, और दूसरा इसका फॉर्मेशन होता है कोरंडम से, अनदर ओर ऑफ एल्यूमिनियम व्हिच इज नोन एज कोरंडम। तो इन दोनों से आप Al2O3 का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आप Al2SO4 यानी एल्यूमिनियम के सल्फेट सॉल्ट को अगर आप हीट करो तो ये फॉर्म करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और उसके साथ आपकी यहां से लिबरेट होती है SO3 गैस। नेक्स्ट प्रोसेस है, अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी हीट करोगे तब भी तुम्हारा Al2O3 फॉर्म हो जाएगा और उसके साथ H2O निकल जाएगा। अब ये तुम्हारा Al2O3 बन रहा है, ये भी नेचर में कैसा होता है? एम्फोटेरिक। यानी ये ऑक्साइड भी कैसा होता है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब ये भी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन देता है। तो अपन देखते हैं इनकी रिएक्शन। यानी अगर मैं Al2O3 की रिएक्शन HCl के साथ करूं, ठीक है, तो ये फॉर्म करता है सॉल्ट AlCl3 प्लस वाटर। यानी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अगर मैं Al2O3 की रिएक्शन NaOH के साथ कराऊं, इट गिव्स NaAlO2 प्लस H2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? वहां पे जब हम मेटल ले रहे थे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही थी, लेकिन जब हम मेटल ऑक्साइड ले रहे थे तो यहाँ पे वाटर निकल रहा है। ये डिफरेंस है।
नेक्स्ट कंपाउंड है एल्यूमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl। अब देखो AlCl3 का फॉर्मेशन कैसे करें। AlCl3 नेचर में होता है हाइग्रोस्कोपिक। मैंने बताया था हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है। हाइग्रोस्कोपिक वो कंपाउंड होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है Al2O3.6H2। ठीक है, AlCl3.6H2। अब अगर तुम AlCl3 का हाइड्रोलिसिस करो या फिर तुम इसमें से 6H2O को बाहर करके प्योर AlCl3 फॉर्म करना चाहो तो देखो यहाँ से तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर तुम हाइड्रोलिसिस डायरेक्टली करने की सोच रहे हो तो तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ से करने पे जब तुम हाइड्रोलिसिस करने जाते हो तो तुम्हारा फॉर्म होता है Al2O3 और उसके साथ निकलती है HCl गैस। अगर तुम्हें इसका AlCl3 प्योर कंपाउंड ही चाहिए तो तुम इसे क्या करो, हीट करो Cl2 के क्लाउड, यानी Cl2 का क्लाउड, उसमें तुम अगर इसे हीट करो तो क्या होगा, AlCl3 एज इट इज बाहर निकलेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस जैसी कोई चीज नहीं होगी, ऑक्साइड फॉर्म होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे, क्लाउड पूरा Cl2 का रहेगा, तो AlCl3 को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इससे अलग होने। तो AlCl3 अलग होके H2O को रिमूव कर देगा। नेक्स्ट है, अगर मैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और उसकी रिएक्शन एसिड के साथ कराऊं तो यहाँ से फॉर्म होगा AlCl3 और AlCl3 के साथ अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो तुम्हारा क्या फॉर्म हो जाएगा, AlCl3 और उसके साथ वाटर निकलेगा, सिंपल। ठीक है, तो AlOH का होल थ्राइस प्लस HCl फॉर्म कर देगा AlCl3 प्लस वाटर H2। अगर Al2O3 को तुम कार्बन और Cl2 के साथ रिएक्ट करवाओ तो ये फॉर्म करता है AlCl3 प्लस CO गैस। अगर तुम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराओगे तब भी फॉर्म करेगा AlN, यानी नाइट्राइट फॉर्म करेगा और नाइट्रोइड के साथ क्या दे देगा, वही सेम CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, अगर AlCl3 के स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो सॉलिड स्टेट में AlCl3 एग्जिस्ट नहीं करता। AlCl3 does not exist in solid। तो सॉलिड स्टेट में AlCl3 किस फॉर्म में होता है, सॉलिड स्टेट में AlCl3 डाइमर के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना कि अगर बात हो रही है सॉलिड स्टेट की तो AlCl3 आपका डाइमर के फॉर्म में रहेगा, लाइक Al2Cl6। Al2Cl6। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने की बात की जाए तो AlClCl, ठीक है, Cl ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा Al2Cl6, जिसे हम पहले भी बना चुके हैं।
और अगर यहाँ से तुम इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो बॉन्ड तो 4 ही बना रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। अगर मैं बात करूँ वेपर फेज की, तो वेपर फेज में ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ AlCl3। लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा, AlCl और तो वेपर फेज जो होता है उसमें एग्जिस्ट करता है AlCl3 फॉर्म में, और सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है Al2Cl6 के फॉर्म में, डाइमर के फॉर्म। ये इसे प्रॉपर्टीज ऑफ AlCl। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि AlCl3 की प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ AlCl3, ठीक। तो AlCl3 की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ने जा रहे हो, अगर AlCl3.6H2O को अपन हीट दे, तो अभी मैंने बताया था कि अगर आप डायरेक्टली हीट दोगे तो ये फॉर्म करेगा ऑक्साइड और उसके साथ HCl, ठीक है। बट अगर मैं AlCl3 की रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूँ, H2O के साथ, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा AlOH का प्लस HCl। और जो AlOH का होल थ्राइस से फॉर्म हुआ है ये PPT होता है, और कैसा होता है, इनसॉल्युबल, और ये भी व्हाइट कलर का होता है। अगर तुम AlCl3 की रिएक्शन अगेन वाटर के साथ कराओ, तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विद H2। ये पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, रिएक्शन विद वाटर, यानी वाटर से कैसी कैसी रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अगर तुम AlCl3 की रिएक्शन वाटर के साथ अगेन करवा रहे हो, तो यहाँ पे एक कंपाउंड फॉर्म होता है, लाइक AlCl2H2O का होल 4 पॉजिटिव प्लस AlCl4H2O का होल ट्वाइस नेगेटिव, ठीक है। दो टाइप के कंपाउंड फॉर्म करता है, AlCl2H2O4 प्लस प्लस AlCl4H2O का होल ट्वाइस माइनस। नेक्स्ट रिएक्शन अगर अपन देखें, रिएक्शन विद NaOH, रिएक्शन विद NaOH। अगर NaOH के साथ रिएक्शन कराई जाए AlCl3, AlCl3 की रिएक्शन कराने पे फॉर्म करता है AlOH का होल थ्राइस, ठीक है। और इसकी रिएक्शन तुम एक्सेस NaOH से कराओ, एक्सेस NaOH के साथ अगर तुम इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये फॉर्म करेगा मेटा एल्यूमिनियम, यानी कि AlOH4 माइनस, ठीक है, मेटा एल्यूमिनियम AlOH4 माइनस।
और ये कैसा होता है, ये होता है कलरलेस। तो कलर्स आपको याद रखने पड़ेंगे किसका कैसा कलर होता है। तो मेटा एल्यूमिनेट का कलर होता है ये कलरलेस होता है इस चीज को, यानी ये जो कलर वाली बातें हैं ये सब आपको याद रखनी पड़ेगी, जहां जहां पे भी कलर का जिक्र हुआ है उसे आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लो। अब देखिए इसके बाद जो अपन एक रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो एक्चुअल में एक क्वेश्चन है जो जेई ने पूछा था, ठीक है, और उसमें दो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया। तो जो नेक्स्ट बात अपन करने जा रहे हैं वो है एक्शन ऑफ NH4OH। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अ वीक बेस। तो क्वेश्चन क्या था कि अगर NH4OH को AlCl3 और ZnCl2 दोनों से रिएक्ट कराया जाए तो क्या डिफरेंसेस ऑब्जर्व होंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो देखो अगर मैं AlCl3 की रिएक्शन NH4OH के साथ कराऊं तो ये फॉर्म कर देता है AlOH का होल, यानी इसका पीपीटी फॉर्म कर देता है। अगर मैं बात करूं ZnCl2 की तो ZnCl2 भी NH4OH के साथ रिएक्ट करके फॉर्म कर देता है ZnOH, यानी कि यहाँ पे तो ये दोनों सेम ही रिएक्शन दिखाते हैं, दोनों क्या फॉर्म कर देते हैं AlOH का होल थ्राइस और ZnOH का होल थ्राइस, और ये दोनों किस फॉर्म में होता है, ये दोनों होता है वाइट प्रेसिपिटेट। ये कैसा, ये प्रेसिपिटेट होता है और ये कैसा होता है वाइट, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन अगर हम अगेन, यानी अगर मैं इसकी रिएक्शन एक्सेस NH4OH से कराऊं तो यहाँ पे नो रिएक्शन ऑब्जर्व होती है, यानी कि अगर आप AlCl3 के केस में NH4OH से रिएक्शन कराते हो तो आपका बेस फॉर्म हो जाता है। अगेन आप एक्सेस NH4OH से रिएक्शन कराते हो, रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि NH4OH एक वीक बेस होता है और AlOH का होल थ्राइस, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, इसने NaOH के साथ रिएक्शन करके मेटा एल्यूमिनेट किया था, यानी ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, AlCl3 वीक बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता। बट आपका ZnCl2 वीक बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, वीक बेस के साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म करता है ZnNH3 का होल 2+, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस था कि आपका ZnCl2 अगेन रिएक्ट करता है NH4OH के साथ, यानी अगेन रिएक्शन किसके साथ हुई है NH4OH के साथ, लेकिन जब आपका बेस फॉर्म हो जाता है एल्यूमिनियम के केस में तो NH4OH के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि AlOH का होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये भी OH है ये भी OH, रिएक्शन तो होनी नहीं चाहिए, दोनों बेस है, बट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपका कैसा होता है, आपका एम्फोटेरिक तो नहीं बोल सकते, बट हाँ ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर लेता है, इसके आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। बट अगर वीक बेस की बात हो तो वीक बेस के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, लेकिन आपका जिंक हाइड्रोक्साइड वीक बेस के साथ भी रिएक्ट करता है और फॉर्म कर लेता है ये आयन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि AlCl3 हाइड्रेटेड फॉर्म हो सकता है, H2O के साथ रिएक्ट कर सकता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में रह सकता है कि नहीं रह सकता, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका आंसर था हाँ, यानी कि AlCl3 आपका हाइड्रेटेड फॉर्म में रह सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन किस टाइप का था, क्वेश्चन ऐसा था कि AlCl3 की रिएक्शन अगर आप H2O के साथ कराओ तो ये कैसा रहेगा, हाइड्रेटेड और नॉन, तो हाइड्रेटेड रहेगा। क्यों रहेगा, अगर मैं बात करूं AlCl3 की तो Al+3 और 3Cl- में ब्रेक होगा। अब अगर आप H2O इस पे हाइड्रोलिसिस कराओ, H2O ऐड करो, तो ये दोनों आयन क्या करेंगे, अपने चारों तरफ H2O को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। अगर मैं लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन AlCl3 के साथ कराऊं तो आप सबको पता है यहाँ से क्या बनेगा, तो यहाँ से बनेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो एल्यूमिनियम फॉर्म करता है एलम। क्या फॉर्म करता है? एलम। एलम का मतलब होता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट कैसे? लाइक M2SO4 डॉट M2SO4 का होल प्राइस डॉट 24। ये जो M2SO4 में M है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए प्लस, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए +2 और 24H2O आपका होना चाहिए, सॉरी +3। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए +3 और 24H2O मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, तो आपका क्या होता है? L। जैसे मैं इसमें अगर ले लूं K2SO4 और इसमें ले लूं Al2SO4 का होल प्राइस डॉट 24H2, तो ये आपका होता है पोटास एलम। और अगर K2SO4 और मैं इस Al2 को रिप्लेस करके Fe2SO4 का होल प्राइस डॉट 24H2O कर दूं, तो ये होता है फेरिक एलम। ठीक है, तो ये था हमारा 13 ग्रुप जो कंप्लीट हो गया है। 13 ग्रुप। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 14 ग्रुप विच इज नोन एज कार्बन फैमिली। तो हमारा 13 ग्रुप पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग पढ़ना, देखना और थोड़ा सा यूजेस वगैरह कहीं पे हो तो उन्हें पढ़ लेना। बार बार बोलता हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान रखो इन चीज़ों का। थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप इसके साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ लो, काफी हद तक आपको चीजें क्लियर हो जाएगी बहुत अच्छे से। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 14, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली। तो यही है आपका लास्ट टॉपिक। ठीक है, इसमें एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? CSIGESN कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन और सिलिकॉन आपके नॉन मेटल्स होते हैं। ये क्या होता है? ये जनरली नॉन मेटल्स होते हैं। जर्मेनियम आपका मेटल ऑयल होता है और टिन और लेड आपके मेटल्स होते हैं। तो पहली चीज तो ये कि पांचों एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है? जनरल प्रॉपर्टी। तो ऊपर के दोनों नॉन मेटल्स, बीच वाला मेटल ऑयल और नीचे के दोनों मेटल्स। अगर बात की जाए कार्बन, तो कार्बन C12, C13, C14 ये तीन आइसोटोप्स कंटेन करता है। C14 आपका होता है रेडियोएक्टिव। और अगर मैं इसके लाइफ की बात करूं तो इसकी लाइफ करीब 5780 ईयर्स के आसपास होती है। यानी इसकी टी हाफ लाइफ कितनी होती है? 5780 ईयर्स। सपोज आपने C14 1 kg लिया, तो 1 kg इतने साल बाद 500 ग्राम में कन्वर्ट होगा। यानी हाफ लाइफ पीरियड उसकी कितनी होती है? 5780 ईयर्स समथिंग। बात करें जनरल कॉन्फ़िगरेशन की, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP2। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन तो 1H2 2H2 2P2। सिलिकॉन में आ जाओगे तो सिर्फ सेल चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सेम ही जाएंगे S और P में। जर्मेनियम में सेल का नंबर और बढ़ जाएगा,
5H2 5P2 और 6H2 6P2। तो सब में सिर्फ सेल का नंबर ही चेंज हो रहा है, बाकी इलेक्ट्रॉन NS NP में ही जा रहे हैं और दो इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो वैलेंसी शेल इसकी ये है और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो 14th ग्रुप जनरली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, बस +4 के साथ साथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनकी होती है। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है NH2 NP2 और ऑक्सीडेशन स्टेट दो टाइप की ये कंटेन करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 एंड +4, दो टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे बात करूं CO2 एंड CO2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और यहाँ पे +2 है, तो ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अगर बात करूं स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, स्टेबिलिटी किसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसका ऑर्डर होता है कि वो कार्बन में सबसे ज्यादा, यानी कि लेड +4 से C+4 ज्यादा क्या होता है स्टेबल होता है। तो अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो तो +4 में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कार्बन, और अगर स्टेबिलिटी की बात करूं +2 की तो वो रिवर्स हो जाता है, उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जर्मेनियम, सॉरी लेड, यानी +2 का ऑर्डर +4 के रिवर्स हो जाता है। ठीक है, और अगर तुमसे कोई, जब भी सिंपल सी बात है अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि +2 किसकी जाती है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि दैट Pb+2 इज मोर स्टेबल देन Pb+4, और इसका रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है, यानी नीचे जो होता है जैसे जैसे तुम अप टू बॉटम जाते हो, अप टू बॉटम जाने पे चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज नहीं हो पाते, S के इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा टाइटली बॉन्डेड होते हैं, तो सिर्फ P के 2 इलेक्ट्रॉन निकल पाते हैं। दैट्स व्हाई लेड के केस में Pb, यानी कि अगर आप बात करो तो PbO is more stable than PbO2, और CO और CO2 में अगर बात करो CO2 is more stable than CO। अब क्यों ये स्टेबल नहीं है और ये ज्यादा स्टेबल, देखो PbO2 में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो ये कितनी है +4, तो +4 तो स्टेबल फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या करेगा तुरंत +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, यानी खुद का क्या करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा, और खुद का रिडक्शन जो करता है वो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो PbO2 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको पता है कि कौन सी ज्यादा स्टेबल है तो आप इजीली बता सकते हो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए जनरली कि भाई कौन ज्यादा किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा अच्छे से एग्जिस्ट कर रहा है या ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अभी तक जितने भी हमने पढ़े हैं उन सबको आप लोग अच्छे से एक बात और, अगर मैं बात करूं +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो याद रखो कि +4 वाले जनरली जो होते हैं, यानी जो मेटल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेन करते हैं उनका कैरेक्टर होता है कि वो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म ज्यादा करते हैं। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं कोवेलेंट कंपाउंड की, तो M+4 ज्यादा स्टेबल होता है M+2। इसका रीजन क्या होता है, तो इसमें सीधा सीधा हम फजान रूल देख लेते हैं। M+4 और M+2 में से साइज कौन सा छोटा होगा, M+4 का साइज क्या होगा बहुत ज्यादा स्मॉलर होगा, साइज कम होगा पोलराइजेशन बहुत ज्यादा होगा, पोलराइजेशन बहुत ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा होगा। तो M+4 का कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है M+2 वाले कंपाउंड से। ठीक है, बात करें एटॉमिक रेडियस की, तो देखो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस में किसी भी टाइप का कोई एक्सेप्शन नहीं,
सिंपल सी बात है, अप टू बॉटम इंक्रीजेस। तो बात करें 14 ग्रुप के एटॉमिक रेडियस की, तो आप सीधा सीधा क्या बोल दोगे, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, यानी सी लेस देन एस आई, रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी सेम ट्रेंड चलता है, बस एक जगह पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी